एंगुलर में कंपोनेंट लाइफ साइकिल हुक के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो एंगुलर में जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट के बहुत सारे फेजेस होते हैं, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। तो स्पेसिफिक पॉइंट पे जब उसका जो फेज होता है, जैसे स्टार्ट हुआ और लास्ट में अंत होगा, कंपोनेंट क्रिएट होगा एंड देन डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय कब होगा? मान लीजिए कि अभी फॉर्म कंपोनेंट है एंड अब जो है फॉर्म कंपोनेंट, अब जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। सपोज इट फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, या फिर आपको किसी दूसरे पेज में लेकर जाया जाएगा। तो क्या होता है कि वो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और नया कंपोनेंट आ जाता है। ओके, बट जब कंपोनेंट स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, क्रिएट होता है और अंत होता है, तो ये दोनों के बीच में ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं। उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उस इवेंट पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल हुक। तो जब कंपोनेंट में क्या क्या फेजेस हो सकते हैं, ऐसे सोचिए। कंपोनेंट स्टार्ट होगा तो सपोज दैट हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हैं। किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों? तो हम मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई कंपोनेंट है जिसमें डेटा आ रहा है फ्रॉम पेरेंट, तो वो एक फेज है कि वो डेटा आएगा वहाँ से। देन अभी डेटा वहाँ से आया है, ओके, एंड देन जो HTML का रेंडरिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। फिर वो डेटा जो आया है वो वहाँ पे बाइंड होगा, ओके। फिर उसमें अगर कुछ चीज़ें इंजेक्ट किए हैं, कभी कभी क्या होता है कि सपोज दैट मैं HTML में एक एग्जांपल देता हूँ। एक है ऐप लाइफ साइकिल, इसके बीच में ना मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ। जो कंटेंट लिखेंगे वहाँ पे कंटेंट को दिखाना पड़ेगा। तो जो कंटेंट आप प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे इसके अंदर जो डालेंगे, उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग एक और डायरेक्टिव यूज करते हैं जो है ng कंटेंट। तो जो यहाँ पे आप पास करेंगे वहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो ये भी एक फेज है कि वो कब दिखाया जाएगा। और सपोज दैट एक पार्टिकुलर कंपोनेंट में जब चाइल्ड कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसका भी अपना फेज होता है, वो भी इनिशिएट होता है, उसके पेजेस रेंडर होते हैं, तो उसका भी एक फेज होता है। तो इन सारे फेज में और लास्ट में क्या होगा दोस्तों? डिस्ट्रॉय होगा। तो इन सारे फेजेस में, इन सारे इवेंट पे हम लोग पार्टिकुलर चीज़ कर सकते हैं, ओके। तो वो कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है ऐप लाइफ साइकिल। मैंने जो है एक कंपोनेंट क्रिएट किया था लाइफ साइकिल। मैंने दो कंपोनेंट क्रिएट किया हूँ, एक लाइफ साइकिल, दूसरा चाइल्ड लाइफ साइकिल। मैं अभी के लिए इस कोड को रिमूव कर देता हूँ, ये जो मैं कमेंट आउट किया हूँ फिलहाल। तो मैं अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको। ऐप कंपोनेंट में एक कंपोनेंट यूज किए हैं जिसका नेम है ऐप लाइफ साइकिल। एक कंपोनेंट है जिसको सिलेक्टर के माध्यम से यहाँ पे यूज किए हैं। नाउ जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट हम यूज किए हैं, वो है ऐप चाइल्ड लाइफ साइकिल। क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो अगर चाइल्ड कंपोनेंट है तो उस कंडीशन में आपका लाइफ साइकिल का प्रोसेस है वो कैसे होगा, ओके। क्योंकि चाइल्ड का भी डेटा रेंडर होता है, उसके भी अपने लाइफ साइकिल हैं, वो समझते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल दो कंपोनेंट है, चाइल्ड लाइफ साइकिल और लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल में ही हम लोग समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा लाइफ साइकिल हुक है और किसको कब यूज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लाइफ साइकिल हमारे पास जो आता है वो है ng ऑन चेंज। ng ऑन चेंज ये सबसे पहला लाइफ साइकिल है। इसका ये कब कॉल होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले जो कॉल होता है ना वो हमेशा कंस्ट्रक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है क्लास का। तो पहला लाइफ साइकिल हो गया, ऑब्वियस बात है। कंस्ट्रक्टर को लाइफ साइकिल में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि एंगुलर के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये क्लास के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ताकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली, कोई भी अगर आर्गूमेंट पास कर रहे हैं तो फिर तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है किसी भी क्लास का, तो ये सबसे पहले यहाँ पे कॉल होगा। और जब भी हम कोई भी आर्गूमेंट पास करते हैं, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जब कोई आर्गूमेंट पास करते हैं तो बेसिकली जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस होता है, आर्गूमेंट पास करने का मतलब क्या है, कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो जो कुछ भी हम पास करेंगे, जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे? न्यू कीवर्ड यूज करके करेंगे। तो जो कोई भी क्लास होता है उसका न्यू कीवर्ड यूज करके करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं
तो लेट से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं obj इज इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद हम लोग क्लास नेम डालते हैं, तो सपोज इट लाइफ साइकिल। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, बट वो इनिशियलाइजेशन बेसिकली कंस्ट्रक्टर में होता है, राइट। तो उसी टाइप से, क्योंकि ये क्लास एक है, क्योंकि ये जो आपका कंपोनेंट होता है ना, कंपोनेंट वो क्लास भी होता है, क्यों देख सकते हैं नाउ। तो दोस्तों वो चीज़ हो गया कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये बहुत ये आप समझ गए, बिकॉज इट्स अ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। नाउ क्लास के बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी के बाद क्या आता है कि कंपोनेंट का कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो की इवेंट पे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वो कॉल होते हैं। तो पहला तो हो गया ng ऑन चेंज। ये ng ऑन चेंज कब कॉल होता है दोस्तों? ng ऑन चेंज को यूज करने से पहले सबसे पहले इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स ऑन चेंज। तो ng ऑन चेंज कब कॉल होता है? तो कोई भी, अगर हम पेरेंट कंपोनेंट से कोई भी डेटा प्राप्त कर रहे हैं यूजिंग इनपुट प्रॉपर्टी, तो उस समय दोस्तों हम ng ऑन चेंज वहाँ पे काम करेगा। मतलब ये सबसे पहला लाइफ साइकिल है जो कि काम करता है। कब? जब कोई भी डेटा पेरेंट से आ रहा होता है तो उसे कलेक्ट करते हैं ng ऑन चेंज में। अब मैं ना आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या किया हूँ कि मैं इन सारे लाइफ साइकिल को कमेंट कर दिया हूँ। जब यूज ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से इसे अनकमेंट कर देंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट में ऑन चेंजेस लगा दिए एंड देन यहाँ पे भी ऑन चेंजेस लिख दिए। मैं क्या करता हूँ, एक टॉगल क्या है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। टॉगल क्या है कि अगर आप HTML का पेज देखिएगा तो इसमें हम एक चाइल्ड कंपोनेंट लोड कर रहे हैं, बट ये चाइल्ड कंपोनेंट एक कंडीशन पे लोड होगा, इफ कंडीशन पे लोड होगा। तो जब ये ट्रू रहेगा, डिस्प्ले चाइल्ड कंडीशन, तब ये लोड होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों ने चाइल्ड कंपोनेंट के लिए एक मेथड है, इस पर क्लिक करके इसके वैल्यू को सेट कर रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग फिर से वापस से आते हैं ng ऑन चेंजेस में। तो ng ऑन चेंजेस तब कॉल होता है जब हम पेरेंट से कोई भी वैल्यू हम कलेक्ट करते हैं यूजिंग इनपुट प्रॉपर्टी। ये एक बार कॉल नहीं होगा, जब भी पेरेंट से डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में आएगा तब दोस्तों ये ट्रिगर हो जाएगा। इस इवेंट पे, इस पॉइंट पे ट्रिगर होता है। तो पहला बार ट्रिगर होगा जब कंपोनेंट क्रिएट होगा, तो कंस्ट्रक्टर के बाद, कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल अगेन हुक, लाइफ साइकिल हुक नहीं है, बट इसके बाद अगर कोई मेथड कॉल होता है वो है ng ऑन चेंज। इट्स अ लाइफ साइकिल हुक ऑफ एंगुलर, एंगुलर का कंपोनेंट। ओके, अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज को रीलोड करता हूँ। जस्ट मैं पेज को रीलोड किया और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर, बस, और कुछ भी कॉल नहीं हुआ। ये जो ng ऑन चेंज है ये कॉल ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इनपुट प्रॉपर्टी नहीं है। तो कभी भी डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड यूजिंग इनपुट प्रॉपर्टी अगर आता है तब ये कॉल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए डेटा पास ही करवा देते हैं। तो ये कैसे पास करवाएंगे? तो इसका पेरेंट कंपोनेंट कौन है? ऑब्वियस सी बात है, ऐप कंपोनेंट है। तो यहाँ से डेटा पास करवाते हैं। तो डेटा पास करवाने के लिए सपोज एट एक यहाँ पे लिख सकते हैं कि पास फ्रॉम ऐप, ऐप कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम लोग एक डेटा पास करेंगे, ठीक है। वो डेटा कैसे पास होगा दोस्तों? तो उसके लिए हम लोग ना एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग इनपुट फील्ड लिखते हैं, सबसे टॉप में ही लिख लेते हैं। तो एक इनपुट फील्ड बनाएंगे और इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वो वैल्यू पास हो जाएगा ये चाइल्ड कंपोनेंट में, क्योंकि ऐप लाइफ साइकिल इज अ चाइल्ड कंपोनेंट। तो इनपुट फील्ड हम बना लेते हैं क्विकली। तो जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनपुट,
एंड टाइप को हम कर देते हैं टेक्स्ट, और उसके बाद दोस्तों टाइप हो गया, एंड देन यहाँ पे एंगुलर का रिएक्टिव फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग, और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल इज इक्वल टू उसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो वैल्यू यहाँ पे हम दे सकते हैं माई इनपुट, माई इनपुट दे दिया। नाउ ये जो माई इनपुट दिया, ये कंपोनेंट में भी हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों कंपोनेंट में माई इनपुट इज़ ए फॉर्म, आपको पता होना चाहिए माई इनपुट इज़ ए फॉर्म कंट्रोल। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर लेते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्टर में हम लोग उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट माई इनपुट इज इक्वल टू, हम लोग लिख लेते हैं न्यू, न्यू के बाद फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट। और इसका इनिशियल वैल्यू को नल कर देते हैं। इनिशियल वैल्यू को इनपुट भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, नल सपोजेट कर दिए, इनपुट कर दिए। नाउ अब इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिस काम नहीं करेगा, तो इसे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं माई इनपुट को। माई इनपुट इज़ ए फॉर्म कंट्रोल, ये देख सकते हैं, और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू जो है यहाँ पे माई इनपुट यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ इस माई इनपुट को हम पास कर देंगे चाइल्ड कंपोनेंट में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम वापस से ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में जाते हैं, और यहाँ पे पास्ट फ्रॉम ऐप कंपोनेंट में इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए ये वेरिएबल। नाउ ऐप लाइफ साइकिल, इस कंपोनेंट में जो भी हम पास किए हैं उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, वाया इनपुट प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट यहाँ पे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एज ए इनपुट प्रॉपर्टी उसे कलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत ही आसान है। जस्ट हमें क्या करना है, @input इज इक्वल टू इनपुट डेकोरेटर, कुछ इस प्रकार से। नाउ इसे हम लोग प्राप्त कर लिए, इसका यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं, ये हो गया स्ट्रिंग। और एनी भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एनी कर देते हैं, मतलब अगर डेटा अगर पता नहीं है किस टाइप का डेटा आएगा तो एनी कर सकते हैं। तो जो भी डेटा वहाँ पे आया है उसे मुझे अब दिखाना भी है, तो मैं इसे दिखाने के लिए मैं जो है कंपोनेंट में आया HTML के पेज में, और यहाँ पे हम लोग यहाँ एक सेक्शन बना लेते हैं, एक डिवीज़न ले लेते हैं। इस डिवीज़न के अंदर हम लोग इसको दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दिखाने के लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे और पास फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, कुछ इस प्रकार से दिखा दिए। अब ऊपर में भी यहाँ भी लिख सकते हैं ये चीज़ कि पास फ्रॉम ऐप कंपोनेंट इज दिस वन, कुछ इस प्रकार से। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, बट यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्म कंट्रोल ये काम नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम लोग वो मिस कर चुके हैं। तो मैं जाता हूँ अगेन ऐप कंपोनेंट डॉट TS में, और हम लोग जो फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे यूज किए हैं उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये बता रहा था कि फॉर्म कंट्रोल को ये काम नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्टिव फॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल।
तो यहाँ पे मैं क्विकली रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ। नाउ इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एंगुलर फॉर्म से मैं इंपोर्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ। एंड देन उसके बाद अभी आप नोटिस कर रहे होंगे, ओके ये वाला मुझे रिमूव नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो फॉर्म कंट्रोल रिएक्टिव फॉर्म से आ गया। रिएक्टिव फॉर्म से केवल फॉर्म कंट्रोल नहीं आता है, बहुत सारे चीज़ें आते हैं। ओके, जैसे फॉर्म ग्रुप हो गया, फॉर्म एरे हो गया, ये सब भी आता है। तो अभी क्योंकि हम सिंगल फील्ड के लिए बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग केवल फॉर्म कंट्रोल यूज करेंगे यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके, अदरवाइज हम लोग फॉर्म कंट्रोल के जगह पे हम लोग कुछ और भी यूज कर सकते थे, राइट। तो अभी आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जाते हैं और यहाँ पे पास फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, यहाँ पे हम लोगों ने माई इनपुट प्रोवाइड किया है। बट दोस्तों ये माई इनपुट मैंने एज ए स्ट्रिंग पास किया हूँ। यहाँ पे एज मुझे इस पर वेरिएबल पास करना है। तो वेरिएबल पास करने के लिए हमें इसे एट्रीब्यूट बाइंडिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हम लोग बस इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, दैट्स इट। नाउ माई इनपुट वर्क करेगा एज अ वेरिएबल। अब क्या होता है, मैं पेज पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो आउटपुट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है। चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे माई इनपुट है, यहाँ पे इट्स फाइन। अब हम लोग टीएस इसमें जाते हैं और इसमें चेक करते हैं कि उसका वैल्यू क्या है, माई इनपुट का वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इंस्टेंस है फॉर्म कंट्रोल का, तो ऑब्जेक्ट ही जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर उसका वैल्यू को प्राप्त करना है तो डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा, मुझे डॉट वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो अगेन मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। अभी हम लोग ट्राई करते हैं, अभी चेक करते हैं, पेज रीलोड करते हैं। तो अभी देख सकते हैं जब पेज रीलोड हुआ तो हमें ऐप कंपोनेंट से इनपुट आया, क्योंकि यहाँ पे इनपुट है, इनिशियल वैल्यू इनपुट था। जब भी आप टाइप करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट से डेटा जा रहा है चाइल्ड कंपोनेंट में, और वो जब भी डेटा जा रहा है तो हमारा ऑन चेंज जो लाइफ साइकिल हुक है वो कॉल हो रहा है। तो कितना कूल फीचर है। आप जो है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास कर रहे हैं, और जब भी डेटा पास हो रहा है, जब भी नया डेटा चेंज हो रहा है, तो वो डेटा उसमें भी पास हो जा रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट में भी पास हो जा रहा है। और चाइल्ड कंपोनेंट में पास हो रहा है तो क्योंकि उसी को आप बाइंड किए हुए हैं HTML में, तो सेम पास डेटा वहाँ पर भी शो कर रहा है। तो ये दोस्तों किस सिनारियो में यूजफुल होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सपोज एट यूज़र का डेटा, यूज़र ने डेटा को इंटर किया और यूज़र का डिटेल, देखिए दो कंपोनेंट है, एक यूज़र का फॉर्म और एक यूज़र का डिटेल। जो फॉर्म फिल करेगा वही डेटा जो है राइट साइड में शो होगा। सपोज लेफ्ट साइड में फॉर्म है, राइट साइड में उसका डिटेल शो हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे टाइप करेगा उसका डिटेल राइट साइड में, उसका मीन्स सेकेंड अगला साइड में वो चीज़ शो हो रहा है। तो वो कन्फर्म होकर देख सकता है कि जो भी वो चेंजेस कर रहा है उसका वो दिखता कैसे है। ओके, सपोज उसका प्रोफाइल है, उसका प्रोफाइल कैसे दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग डेटा फ्लो करवा सकते हैं, और डेटा फ्लो करवाकर हम लोग देख सकते हैं। बट डेटा फ्लो हो रहा है तो वो डेटा जो आएगा तो वो जो है ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा। तो ng ऑन चेंज कब कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर के बाद फर्स्ट टाइम जब डेटा पास होगा तब ये कॉल होगा। उसके बाद जब भी इनपुट प्रॉपर्टी से डेटा कलेक्ट होगा, नया डेटा रिसीव होगा, तब फिर से कॉल होगा। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम कॉल होता है कंस्ट्रक्टर के बाद। उसके बाद जब भी डेटा चेंज हो, डिटेक्शन होता है, डेटा चेंज डिटेक्शन होता है, तो फिर से ये कॉल होता है।
बट अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि पहले क्या डेटा था और अभी जो चेंज होकर डेटा क्या मिला है, तो पहले वाला डेटा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं इस एनजी ऑन चेंजेस जो लाइफ साइकिल हुक है। वो कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो पहले मैं ऐप लाइफ साइकिल में चला जाता हूँ। तो ये रहा ऐप लाइफ साइकिल। जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कंसोल में किया था ऐप कंपोनेंट ऑन चेंज, मतलब ये ऐप कंपोनेंट नहीं होगा, ये हम लाइफ साइकिल कंपोनेंट कर देते हैं। ठीक है, ये लाइफ साइकिल कंपोनेंट। नाउ मैंने यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ साइकिल कंपोनेंट हो गया। तो जब भी डेटा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है इट्स फाइन, बट पहले वाला क्या डेटा था और अभी चेंज होके क्या हो गया वो प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए ना हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है एंगुलर में, वो ऑब्जेक्ट है सिंपल चेंजेस। ओके, तो उसे हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो लेट सपोज हम लोग प्राप्त करते हैं चेंज डेटा, चेंज प्रीवियस डेटा यहाँ पे कर लेते हैं, प्रीवियस इनपुट डेटा। अब हम लोग उसे ये प्राप्त करेंगे फ्रॉम सिंपल चेंज, सिंपल चेंजेस, सिंपल चेंजेस। नाउ यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि सिंपल चेंजेस से डेटा हम प्राप्त कर रहे हैं, मीन्स सिंपल चेंजेस एक इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिस ऑब्जेक्ट का नाम है प्रीवियस इनपुट डेटा। मैं इसे कंसोल करता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे डॉट किया, सॉरी कॉमा किया एंड यहाँ पे कंसोल करेंगे। ये सिंपल चेंजेस ये ऊपर में इंपोर्ट भी होना चाहिए, देखिए इंपोर्ट है, फाइन। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि एनजी ऑन चेंजेस लाइफ साइकिल जब कॉल होगा तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है वो प्रीवियस इनपुट डेटा। ओके, इन आउट डेटा, ओके इनपुट होना चाहिए ये। तो मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट कर चुका हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि डेटा को चेंज करके वेरीफाई करते हैं कि हमारा डेटा कैसे आ रहा है। तो अभी यहाँ पे बोल के आ रहा है या ये सही हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो डेटा तो प्राप्त होगा, उसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम जब डेटा कंपोनेंट क्रिएट हुआ लाइफ साइकिल कंपोनेंट, तो वहाँ पे एनजी ऑन चेंजेस ये लाइफ साइकिल कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर के बाद। देख सकते हैं जस्ट आफ्टर द कंस्ट्रक्टर ये कंसोल लॉग हुआ है, बट इसमें एक सिंपल चेंजेस करके जो ऑब्जेक्ट है मीन्स पास्ट फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, उसमें आप नोटिस कीजिएगा पास्ट फ्रॉम ऐप कंपोनेंट जो है एक हमारा जो वेरिएबल नेम है उसमें पहले वाला डेटा और अभी का डेटा, देखिए करेंट वैल्यू फर्स्ट चेंज प्रीवियस वैल्यू। ओके, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ है तो प्रीवियस वैल्यू तो कुछ है नहीं, इसीलिए वो अनडिफाइंड है। करेंट वैल्यू क्या है? इनपुट। वाई? बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी इनपुट दिखाई दे रहा है। तो करेंट वैल्यू इनपुट, प्रीवियस वैल्यू अभी कुछ है नहीं, फर्स्ट बार चेंज हुआ है तो वो है ट्रू। तो ये जो सिंपल चेंज है ना, सिंपल चेंजेस में दोस्तों हमें करेंट वैल्यू और ये क्या फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है और प्रीवियस वैल्यू तीनों मिले हैं, तो कभी कभी बहुत यूजफुल होता है। जब भी हम चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ डेटा, यहाँ पे इसको रिमूव करके सपोज दैट F किए, तो अभी क्या होगा दोस्तों, जैसे ही F किए तो फिर से एनजी ऑन चेंज ये एनजी ऑन चेंजेस लाइफ साइकिल कॉल हुआ। इसमें अगर आप नोटिस कीजिएगा तो आप पाइएगा कि पास्ट फ्रॉम ऐप कंपोनेंट ये हमारा नेम है इनपुट, जिस वेरिएबल में इनपुट का वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, इसके अंदर करेंट वैल्यू देखिएगा तो F, प्रीवियस वैल्यू था इनपुट और फर्स्ट चेंज हुआ है, फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है तो ये है फॉल्स, ये फर्स्ट टाइम चेंज नहीं हुआ है, ये सेकेंड टाइम चेंज हुआ है, इसीलिए फर्स्ट टाइम चेंजेस फॉल्स हो गया। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी यहाँ पे टाइप करते हैं, तो लाइफ साइकिल हुक ऑन चेंजेस कंटिन्यूसली कॉल होता है और वो डेटा पेरेंट टू चाइल्ड में पास हो जाएगा और पहले क्या वैल्यू था और अभी क्या वैल्यू है दोनों का डिफिनीशन यहाँ पे मौजूद होगा।
फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है या सेकेंड टाइम वो भी। तो है ना बहुत ही कूल फीचर। तो ये दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे कि ng on चेंजेस में सिंपल चेंजेस ये ऑब्जेक्ट है, इसके जरिए हमें डेटा मिल रहा है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ng on चेंजेस कब कॉल होता है, ये लाइफ साइकिल कंस्ट्रक्टर के बाद फर्स्ट टाइम लोड होगा जब इनपुट प्रॉपर्टी से डेटा आएगा, इनपुट डेकोरेटर से डेटा आएगा। उसके बाद जब भी चेंज डिटेक्शन होगा, जब भी नया डेटा आएगा तो फिर से दोबारा से कॉल होगा। तो ये हो गया ng on चेंजेस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है दोस्तों वो है ng on init। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल हुक है। ng on init कब कॉल होता है, चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये ng on init कब कॉल होता है, तो आपने इसके बारे में समझा कि ng on init तब कॉल होता है, ng on चेंज के बाद ही कॉल होगा, ठीक है। बट जब इनिशियलाइजेशन कंपोनेंट का इनिशियलाइजेशन जब होता है, व्हाट डू मीन बाय इनिशियलाइजेशन। तो कंपोनेंट जैसे मान लीजिए HTML का पेज है, ठीक है, उसका इनिशियलाइजेशन हुआ। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट हुआ, उसको बहुत सारे चीज़ें होते हैं उसमें, जैसे रेंडर करना, उसको समझना कोड को, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो जब इनिशियलाइज हुआ तब ये कॉल हो जाता है, उस इवेंट पे ng on init कम होता है। बट ऐसा नहीं है कि जो है रेंडर हो गया HTML का पार्ट तब भी होगा, नहीं, जब स्टार्ट होगा तब ये कॉल होगा, रेंडर से पहले, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो भी HTML का कोड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्विकली, लाइफ साइकिल कंपोनेंट, और मैं HTML के पास पार्ट में जाता हूँ। तो HTML का पार्ट रेंडर होना स्टार्ट हुआ है लाइन बाय लाइन, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ तब ये कॉल हो गया। और ये जब पूरा रेंडर हो जाता है उससे पहले ही कॉल हो जाता है, मतलब पूरा रेंडर होने से पहले, ऐसे समझिए। तो ये रहा लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल हुक जो है ng on चेंज के बाद ये कॉल होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये इनपुट प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, डेटा कोई पेरेंट से ही नहीं आता। तो अगर पेरेंट से डेटा आ ही नहीं रहा है तो उस कंडीशन में जो है ng on चेंजेस का क्या, तो उस कंडीशन में दोस्तों ng on चेंजेस कॉल ही नहीं होगा। वो तब कॉल होता है जब इनपुट प्रॉपर्टी से हम डेटा रिसीव करते हैं। तो ये हो गया ng on चेंजेस। बट ng on init में दोस्तों ये हमेशा कॉल होता है, बट ये एक ही बार कॉल होगा। तब कॉल होगा जब रेंडरिंग मीन्स कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है और रेंडर होने से पहले कॉल हो जाता है। ये हो गया ng on init। तो ये हिरार्की समझते जाइए, कौन किसके बाद कॉल होता है, उसका यूज केस क्या है। और तो क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है लाइफ साइकिल हुक इन एंगुलर। ओके, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने ng on चेंजेस के बारे में बताया तो लोग के बारे में कंफ्यूज हो जाता है, सिंपल चेंज क्या है, ये कब कॉल होता है, क्यों होता है कॉल। इनपुट प्रॉपर्टी मीन्स उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़िएगा तो आपको इनपुट प्रॉपर्टी थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है ng on चेंजेस में। नाउ ng on init आप समझ लिए कि ng on init हमेशा कॉल होगा, ng on चेंजेस हमेशा कॉल नहीं होगा। जब इनपुट प्रॉपर्टी होगा, इनपुट डेकोरेटर यूज करके डेटा को प्राप्त कर रहे होते हैं तभी ये कॉल होता है, और वो ng on init से पहले कॉल होता है अगर ये इनपुट फील्ड है तो, वरना ng on init कॉल होगा सबसे पहले। मीन्स कंस्ट्रक्टर के बाद फिर ng on init हो जाएगा अगर इनपुट डेकोरेटर से डेटा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो। आई होप कि आपको समझ में आ गई कब कॉल होता है। तो इसका यूज केस क्या है दोस्तों, तो क्योंकि आप यहाँ पे क्या समझे कि कंपोनेंट रेंडर होने से पहले जस्ट इनिशियलाइज हुआ तभी ये कॉल हो गया, तो ये सूटेबल चॉइस हो जाता है कि हम लोग कुछ इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। बिकॉज अभी रेंडरिंग का प्रोसेस नहीं हुआ है तो उस समय पे हम वेरिएबल का वैल्यू को सेट कर देंगे या फिर API कॉल कर देंगे। दोस्तों API कॉल यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि मान लीजिए कि यूज़र का डेटा दिखाना है और यूज़र का डेटा API कॉल करके ला सकते हैं, तो हम लोग ng on init में करेंगे ताकि जब स्टार्ट हो, इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो, उसी समय हमारा API कॉल हो जाए।
उस समय दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं ng on init का यूज करते हैं। कई बार बहुत सारे वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी सेट करते हैं, ng on init में भी सेट करते हैं, बट ng on init सूटेबल चॉइस हो जाता है इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, जहाँ पे कंपोनेंट रेंडर होने से पहले चीज़ें इनिशियलाइज हो जाएं। API कॉल करने के लिए भी ये सूटेबल चॉइस हो जाता है ng on init। तो इस प्रकार से ng on init में आप ये इंश्योर कर देना चाहते हैं कि डेटा जस्ट इनिशियलाइजेशन होता है, उसके ऊपर आप चीज़ों को कुछ कर रहे हैं। ओके, जस्ट इनिशियलाइजेशन से पहले आप चीज़ों को कर रहे हैं, सपोज दैट API का भी कॉल कर सकते हैं। तो पूरी तरह से रेंडर होने से पहले आप API को कॉल कर दिए, ये हो गया ng on init। बट दोस्तों ng on init यहाँ पे यूज करने के लिए हमें इसको on init को कुछ इस प्रकार से इम्प्लीमेंट के अंदर डालना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाएंगे। ऐसे अभी हम रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको क्विकली रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा सबसे पहले कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, देन ng on changes बिकॉज इनपुट प्रॉपर्टी अवेलेबल था। इनपुट डेकोरेटर से हम लोग डेटा प्राप्त कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे होते तो ये नहीं दिखाई देता। उसके बाद ng on init, अगर नहीं कर रहे होते तो कंस्ट्रक्टर के बाद सीधे on init होता। नाउ ng on init के बाद उसके बाद होता है ng do check। ये दोस्तों क्या होता है इसको समझते हैं। ng do check, ng do check दोस्तों तब कॉल होता है जब कोई भी चेंज डिटेक्शन होता है। कोई भी चेंज डिटेक्शन अगर होगा, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज डिटेक्शन? ओके, ये चेंज डिटेक्शन होता क्या है? तो दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, इनपुट फील्ड में क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं वैल्यू को, यहाँ पे जैसे ही डाल रहे हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज डिटेक्शन। वो पहले डिटेक्ट किया चेंज, और चेंज डिटेक्ट होने के बाद वैल्यू को अपडेट कर दिया। उसी टाइप से एंगुलर में कोई भी वेरिएबल का वैल्यू जब चेंज होता है तो एक चेंज डिटेक्शन काम करता है। एंगुलर का ये बहुत ही बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी चेंजेस होगा चेंज डिटेक्ट होगा और उसको री रेंडर करेगा डेटा बाइंडिंग जहाँ पर भी यूज हुआ है। ओके, तो मतलब कभी भी ये वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुआ तो वही अपडेटेड वैल्यू एक क्रॉस और मे भी हर जगह मौजूद होगा। तो ये हो गया ng do check। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे लें? तो दोस्तों एग्जाम्पल के बारे में और रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में बताता हूँ। सपोज दैट आप जो है ना कार्ट का सोच लीजिए, ठीक है। तो सपोज दैट कार्ट है, मतलब एक शॉपिंग का वेबसाइट है जिसमें एक कार्ट का कंपोनेंट है। कार्ट के कंपोनेंट में जब भी हम आइटम को ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, तो ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करते हैं तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाता है, रिमूव करते हैं तो भी चेंज हो जाता है, राइट। सपोज कार्ट आइटम जो है चेंज हो जाएगा, पहले 2 था तो 1 हो जाएगा, या चेंज 2 से 3 भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ना ng do check में उसका अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इस लाइफ साइकिल का मकसद यही है कि ng on init के बाद फर्स्ट टाइम कॉल होगा, उसके बाद एवरी टाइम कॉल होगा जब भी चेंज डिटेक्शन होगा। मतलब कोई भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया, सपोज यहाँ पे 5 वेरिएबल यूज कर रहे हैं इस पार्टिकुलर कंपोनेंट में, तो 5 वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है तो ये जो है कंसोल लॉग हो जाएगा, मतलब ये चेंज डिटेक्ट होगा। तो ये ऐसा होता है। ओके, हम लोग यहाँ पे ना ये भी कर सकते हैं कि पहले डेटा क्या था और अभी क्या डेटा है। अगर दोनों अलग हुआ तो हम क्या करेंगे, कार्ट के वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब जैसे मैंने बताया ना कि सपोज एक शॉपिंग का वेबसाइट है जिसमें एक कार्ट कंपोनेंट है। कार्ट में वैल्यू को जैसे ऐड करते जाते हैं और रिमूव करते हैं, ऐड करेंगे तो प्राइस अपडेट हो जाएगा, कोई भी किसी भी टाइप का अपडेट करेंगे तो प्राइस चेंज हो जाएगा। तो हम ng do check में भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले चेक करेंगे कि कार्ट का वैल्यू क्या है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि वैल्यू चेंज नहीं होता, मतलब वो कुछ तो कर रहा है वहाँ पे। सपोज दैट मान लीजिए एक फील्ड ही ले लेते हैं, एक फील्ड है, सपोज दैट कार्ट को ही ले लेते हैं। कार्ट में वैल्यू को ऐड किया और रिमूव किया, ऐड किया एंड रिमूव किया। कभी कभी बहुत ही इंस्टेंटली करता है, कंटिन्यूसली। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी ऐड करता है तो उसका जो अब वैल्यू है हम लोग तुरंत नहीं प्राप्त करते हैं, थोड़ी देर के बाद प्राप्त करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं कि पहले वाला वैल्यू और उसके बाद वाला वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ
कि ये वेरिएबल का वैल्यू है, सपोज दैट पास्ट फ्रॉम ऐप चाइल्ड, ठीक है, ये भी तो एक वेरिएबल ही है। मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैं इसे करता हूँ, और क्योंकि ये ng do चेक से आ रहा है तो इसीलिए हम लोग इसको डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से। इसे यूज करने के लिए यहाँ पे दिस यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट। अभी आप नोटिस कीजिएगा, दिस डॉट पास्ट फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। अभी ng do चेक आप यहाँ पे देखिएगा कब कब कॉल होता है। तो देखिए नोटिस कीजिएगा कब कब कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, ng on चेंजेस कॉल हुआ, ng on init चेंज कॉल हुआ, उसके बाद देखिए पास्ट फ्रॉम ऐप कंपोनेंट ये कॉल हुआ ng do चेक, और फिर लाइफ साइकिल कंपोनेंट ng do चेक। उसके बाद दोस्तों एक बार और कॉल हुआ, यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, एक बार और ये कॉल हुआ, क्योंकि 2 बार जो है डेटा चेंज डिटेक्शन प्राप्त हुआ। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। तो जब भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तब ये कॉल हो रहा है। तो नोटिस कीजिए, मतलब ये चेंज डिटेक्शन काम कर रहा है। जब भी डेटा चेंज होगा, ये डजेंट मैटर ये इनपुट से आ रहा है या इस पार्टिकुलर कंपोनेंट का वेरिएबल है, डजेंट मैटर। इसका भी कोई वेरिएबल होता तो भी, और जब भी चेंज होता उसका वैल्यू, तो उसका अपडेट ng do चेक में मिल जाता। तो हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि पहले वैल्यू क्या था और अभी क्या है। मतलब कई बार क्या होता है, दोनों सेम भी हो सकता है, मतलब ऐसा कंडीशन हम लोग डाल सकते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ng do चेक का उपयोग करते हैं। हालांकि ये इसका यूज केस बहुत कम है, बट ऐसे लाइफ साइकिल हुक होने चाहिए ताकि ऐसा सिनारियो कभी आए कि हमें ट्रैक करना है कि पहले क्या वैल्यू था और अभी क्या है, और दोनों अगर सेम रहेगा तो मुझे कुछ नहीं करना है। चेंज डिटेक्शन तो हुआ बट वैल्यू सेम है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर वैल्यू अगर सेम है तो फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर अलग है तो उस पार्टिकुलर इवेंट पे कुछ लॉजिक्स लिखे होते हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ng do चेक के माध्यम से। ओके, तो ng on init के बाद ng do चेक कॉल होता है, तो इसे फटाफट से याद कर लीजिए। ng on change, उसके बाद ng on init, ng do चेक, जिसमें ng on change तभी काम करेगा जब इनपुट प्रॉपर्टी से वैल्यू आएगा, वरना ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले ng on init काम करेगा पहला नंबर पे, अदरवाइज ये दूसरा नंबर पे काम करता। एंड ng do चेक तब काम करता है जब कोई भी चेंजेस डिटेक्ट होता है, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है तो ng do चेक कॉल होता है। तो कंटिन्यूसली ये कॉल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इनपुट में मैं जितना भी वैल्यू डालते रहूँगा ये कंटिन्यूसली कॉल होता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ng do चेक कॉल हो रहा है और ng on init, ng on changes दोनों कॉल हो रहा है। ठीक है, वाई क्यों दोनों कॉल हो रहा है, क्योंकि ng ऑन चेंज तब कॉल होता है जब सेकेंड टाइम कभी भी नया अपडेट मिलता है, और ng do चेक तब कॉल होता है कोई भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाए। डजेंट मैटर कि वो पेरेंट से आ रहा है या फिर उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू है, वैल्यू चेंज हुआ ng ऑन चेंजेस, ng do चेक काम करेगा बिकॉज ऑफ द चेंज डिटेक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया ng do चेक क्या होता है। तो जब भी चेंज डिटेक्शन होगा ng do चेक काम करेगा। ng आफ्टर कंटेंट इनिट तब कॉल होता है जब भी हम कंटेंट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका इनिशियलाइजेशन जब स्टार्ट होता है तो ng आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो मैं क्या करता हूं बट इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ng आफ्टर कंटेंट इनिट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मीन्स कंपोनेंट क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्विकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ आफ्टर कंटेंट इनिट। यहाँ पे ng नहीं लगाना होता है, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ng नहीं लगाना होता है, जब मेथड लिखते हैं तो उसको ng लगाना होता है। तब एंगुलर उसको समझेगा कि यस जो है ये लाइफ साइकिल हुक मेथड है। ठीक है, ये पहले से प्रिजर्व्ड है। अगर आप ये नहीं लगाइएगा तब
आप अगर इसे यूज करते हैं तो एंगुलर उसको आपका मीन्स यूज़र मेड बोल सकते हैं, वो मेथड मानेगा इसे। तो ये कब कॉल होता है दोस्तों? कभी डेटा को प्रोजेक्ट करके मैं दिखाता हूँ डेटा प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। तो मैं जो है ना, जहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल किया हूँ, इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेटा प्रोजेक्टेड फ्रॉम ऐप कंपोनेंट and it is parent component। ओके, तो डेटा यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टाइल लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं क्विकली स्टाइल लिख लेता हूँ। स्टाइल में हम लोग कलर यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, ब्लू नहीं, इसको रेड कर देते हैं यहाँ पे। नाउ ये जो डेटा यहाँ पे है, और भी HTML का कोड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म भी बना सकते हैं। वी कैन प्रोजेक्ट एनीथिंग, जो मर्जी चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन। सेकेंड लाइन ऐसे करके कुछ भी लिख दिए, इट डजंट मैटर। तो जो डेटा यहाँ पे लिख दिए, तो वो उसको डेटा को दिखाएंगे कैसे, क्या इधर किधर आने वाला है? तो दोस्तों यहाँ पे कहीं भी नहीं आएगा। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा तो डेटा दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो प्रोजेक्ट किए हैं उसको कैसे दिखाएंगे? दिखाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं होता। तो उसे दोस्तों दिखाने के लिए हम लोग ng कंटेंट यूज करते हैं। जहाँ दिखाना चाहते हैं वहाँ पे ng कंटेंट यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्विकली क्या करता हूँ, ng कंटेंट लिख लेते हैं। सपोज इट पास फ्रॉम ऐप कंपोनेंट है ना, इसी के जगह पे ng कंटेंट लिख लेते हैं। ng कंटेंट, दैट्स इट। ng कंटेंट, CONTENT होना चाहिए, ये TENT कंटेंट, ng कंटेंट। अब इस ng कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल। तो अब हम लोग पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। आप नोटिस कीजिएगा, देखिए डेटा मैंने वहाँ पे जो पास कराया था, डेटा वहाँ से जो मैंने प्रोजेक्ट करना चाहा, वो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हो चुका है। देख सकते हैं दोनों लाइन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में, जो भी डेटा पास कराया। तो दोस्तों क्या हुआ, डेटा जो रेंडर हुआ उसका भी एक प्रोसेस होता है। क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? तो उसका इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस होगा। पहले इनिशियलाइज होगा, देन रेंडर होगा और रेंडर कंप्लीट होगा। तो ये जो लाइफ साइकिल है दोस्तों, ये तब कॉल होता है ng आफ्टर कंटेंट इनिट, जब इनिशियलाइज हो जाता है प्रोजेक्टेड ng कंटेंट के माध्यम से जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ अगर रेंडर होना स्टार्ट होगा, तब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होगा, तब ये कॉल होगा ng आफ्टर कंटेंट इनिट। तो अभी इसलिए यहाँ पे काम कर रहा है। ng आफ्टर कंटेंट इनिट को मैं समराइज कर देता हूँ। ng आफ्टर कंटेंट इनिट तब कॉल होगा जब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्टेड कंटेंट का। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो HTML के अंदर जो प्रोजेक्टेड कंटेंट है, उसका इनिशियलाइजेशन जब स्टार्ट होगा तो ये कॉल होगा, और जब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा लाइफ साइकिल हुक कॉल होगा, और वो लाइफ साइकिल हुक है दोस्तों ng आफ्टर कंटेंट चेक्ड। वो लाइफ साइकिल कॉल होगा ng आफ्टर कंटेंट चेक्ड। जब ये डन हो जाएगा तो हम कंसोल करके देख लेते हैं कि कौन किसके बाद कौन कॉल होता है, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो क्विकली हम यहाँ पे ng आफ्टर कंटेंट चेक्ड देखते हैं। तो अगर कंसोल में एक नज़र डालें तो सबसे पहले जो कॉल हुआ है वो है कंस्ट्रक्टर, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा जो हुआ है ng ऑन चेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ng ऑन चेंजेस जब भी डेटा चेंज होगा, जैसे यहाँ पे हम डेटा डालेंगे तो वो कॉल होगा कंटिन्यूसली। देखिए लास्ट में कॉल हो रहा होगा, ng ऑन चेंजेस कॉल होगा। देन ng ऑन इनिट, जब कंपोनेंट का करंट कंपोनेंट मीन्स लाइफ साइकिल कंपोनेंट का इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होगा, तब ये कॉल होगा। बस एक ही बार कॉल होगा, दोबारा कॉल नहीं होगा।
उसके बाद एन जी डू चेक। जब भी कोई भी चेंज डिटेक्शन होगा, कोई किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया, डजेंट मैटर कि वो डेटा कहाँ से आ रहा है, वो पेरेंट से चाइल्ड में आ रहा है या उस कंपोनेंट के प्रॉपर्टी का वैल्यू है। कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को हम लोग वेरिएबल बोल रहे हैं बेसिकली। कंपोनेंट के प्रॉपर्टी का भी अगर चेंज होगा तब भी एन जी डू चेक काम करेगा। उसके बाद होगा, क्योंकि हम लोगों ने कंटेंट को प्रोजेक्ट किए फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे एन जी कॉन्टेंट इनिट कॉल हुआ, क्योंकि पहले इनिशियलाइज होगा, देन जब इनिशियलाइजेशन डन हो जाएगा तब चेक्ड हो जाएगा, एंगुलर उसको चेक्ड मार्क कर देगा। तो आफ्टर कंटेंट चेक्ड ये हो गया, देख सकते हैं। तो आप समझ लिए एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट एंड एन जी आफ्टर कंटेंट चेक्ड के बारे में। अगला दोस्तों है एन जी आफ्टर व्यू इनिट। एन जी आफ्टर व्यू इनिट कब कॉल होता है? मान लीजिए कि आपने कोई चाइल्ड कंपोनेंट यूज किया, ठीक है। अभी हम ऐप कंपोनेंट डॉट HTML को रिमूव कर देते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ऐप चाइल्ड लाइफ साइकिल, मैंने एक और कंपोनेंट बनाया था, वो है चाइल्ड लाइफ साइकिल, ओके। तो ऐप चाइल्ड लाइफ साइकिल, ये इसका जब रेंडरिंग स्टार्ट हुआ तो अगेन इसका प्रोसेस क्या है, ये जब रेंडरिंग स्टार्ट होगा तो पहले इनिशियलाइजेशन होगा और जब पूरी तरह से रेंडर हो जाएगा तो चेक्ड मार्क हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास अब दो और लाइफ साइकिल हुक्स के निकल के आते हैं, वो है एन जी आफ्टर व्यू इनिट एंड एन जी आफ्टर व्यू चेक्ड। ये बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट को रेफर कर रहा है। चाइल्ड कंपोनेंट का इनिशियलाइजेशन होगा तो एन जी आफ्टर व्यू इनिट कॉल होगा, और चाइल्ड कंपोनेंट का इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एन जी आफ्टर व्यू चेक्ड हो जाएगा, ओके। तो मैं इसे क्विकली कंसोल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये इनिशियलाइजेशन वर्क करता है। और ये क्योंकि दो बार कॉल हो जा रहा है तो इसे भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एन जी डू चेक में। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एन जी आफ्टर व्यू इनिट एंड एन जी आफ्टर व्यू चेक्ड के बारे में। तो ये रिफ्रेश हो रहा है ऑटोमेटिक। नाउ ये रिफ्रेश हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, देन एन जी ऑन चेंजेस, देन उसके बाद एन जी ऑन इनिट, एन जी डू चेक बिकॉज चेंज डिटेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द इनपुट फील्ड। उसके बाद आता है कंटेंट आफ्टर कंटेंट इनिट, मतलब जो प्रोजेक्टेड कंटेंट है वो इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन हो गया तो आफ्टर कंटेंट चेक्ड, वो चेक्ड मार्क हो गया। उसके बाद अगर चाइल्ड कंपोनेंट है तो उसका इनिशियलाइजेशन होगा तो आफ्टर व्यू इनिट, जब चाइल्ड कंपोनेंट का इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर व्यू चेक्ड। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि डू चेक, ओके, डू चेक फिर से कॉल हुआ है बिकॉज चेंज डिटेक्शन यहाँ पे हुआ है, दैट्स वाई डू चेक। उसके बाद आफ्टर कंटेंट चेक्ड, आफ्टर व्यू चेक्ड। बोलेंगे कि ये आफ्टर कंटेंट चेक्ड एंड आफ्टर व्यू चेक्ड ये क्यों कॉल हुआ? वाई? बिकॉज चेंज डिटेक्शन हुआ। जब चेंज डिटेक्शन होगा तो कंपोनेंट भी फिर से रेंडरिंग होगा, ठीक है, एंड प्रोजेक्टेड डेटा भी फिर से रेंडरिंग होगा। तो डेट्स में यहाँ पे दोबारा से रेंडरिंग हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ना कुछ टाइप करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे ए टाइप किया, अभी यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड फिर से मैं एक और कुछ टाइप किया। अभी देखिए, अभी लाइफ साइकिल क्या क्या कॉल हुआ, क्योंकि डेटा पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा है इसीलिए एन जी ऑन चेंज काम किया। जा रहा है मतलब क्या, अपडेट हो गया डेटा, नया डेटा गया, तो इसीलिए एन जी ऑन चेंज में गया। और पास्ट डेटा में आप देख सकते हैं पहले क्या वैल्यू था, अब क्या वैल्यू है, फर्स्ट टाइम चेंज नहीं है। देन उसके बाद एन जी डू चेक कॉल हुआ। वाई डू चेक? बिकॉज चेंज डिटेक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कंटेंट चेक कॉल हुआ। वाई? क्योंकि जो प्रोजेक्ट किए थे वो भी अपडेट होगा। एंगुलर क्या करता है, जब भी किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा, चेंज डिटेक्शन होगा, तो फिर से वैल्यू को रेंडर करेगा, ठीक है। नाउ उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है एन जी ऑन डिस्ट्रॉय। ये कब कॉल होता है? अब जैसे एन जी, इसका मैंने यूज केस भी बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एन जी आफ्टर कॉन्टेंट, एन जी आफ्टर व्यू इनिट एंड एन जी आफ्टर व्यू चेक, तो आप समझ ही गए। इसका बस यही पर्पस है कि चाइल्ड कंपोनेंट जब यूज करते हैं
तो उसका इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होता है एंड देन कंप्लीट होता है, तो ये दोनों काम करते हैं। एनजी आफ्टर कंटेंट चेक, तो आप समझ गए, जब भी हम डेटा प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, उसका इनिशियलाइजेशन होगा और कंप्लीट होगा, तो ये काम कर जाएगा। एनजी ऑन डिस्ट्रॉय, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल हुक है, क्योंकि जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है, जब ये कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट से रिप्लेस होता है, तब एनजी ऑन डिस्ट्रॉय काम करता है। और ये इसलिए यूजफुल होता है कि कई बार हम लोग ब्राउज़र का इवेंट यूज करते हैं, तो ब्राउज़र का इवेंट यूज करेंगे तो परमानेंटली रजिस्टर हो जाएगा ब्राउज़र में, तो उसे रिमूव भी करना पड़ेगा। या फिर ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं तो ऑब्जर्वेबल का वैल्यू रिमूव भी करना पड़ेगा। अगर नहीं रिमूव करेंगे तो कंटिन्यूअसली डेटा आता रहेगा, बिकॉज ऑब्जर्वेबल होता क्या है, ऑब्जर्वेबल तो यही होता है कि डेटा कंटिन्यूअसली हम प्राप्त करते रहेंगे। तो जब भी डेटा इमिट होगा तो ऑब्जर्वेबल से मिलता रहेगा, तो उसे हम लोग को अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट जो डेटा आएगा वो ना मिले। तो उसे हम लोग अनसब्सक्राइब भी यहीं पे करते हैं, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय। जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है तो उसे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इसलिए दोस्तों एनजी ऑन डिस्ट्रॉय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल हुक है, और इसका भी यूज़ हम लोग एंगुलर के प्रोजेक्ट में करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। एनजी ऑन चेंजेस तभी कॉल होगा जब हम लोग डेटा प्राप्त करेंगे फ्रॉम द इनपुट, तब एनजी ऑन चेंजेस काम करेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगर कोई भी चेंज होता है, मीन्स डेटा पेरेंट टू चाइल्ड, इनपुट वैल्यू अगर चेंज होता है तब कॉल करेगा। मतलब ये 2 टाइम कॉल हुआ, 2 टाइम इन मल्टीपल टाइम्स, फर्स्ट टाइम और जब भी डेटा चेंज होगा। उसके बाद एनजी ऑन इनिट हमेशा फर्स्ट टाइम कॉल होगा, ओके। उसके बाद होता है एनजी डू चेक। एनजी ऑन इनिट के बाद एनजी डू चेक होता है। अगर कहीं भी चेंज डिटेक्शन होता है, किसी का भी प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हुआ, तो फिर एनजी डू चेक कॉल होगा। उसके बाद होता है एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट। जो भी कंटेंट हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तब एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल होगा। फिर जब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका इनिशियलाइजेशन हो गया, तो एंगुलर उसे चेक्ड मार्क कर देगा, तो एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड लाइफ साइकिल हुक कॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि एनजी आफ्टर व्यू इनिट। अगर किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो चाइल्ड कंपोनेंट का भी एक लाइफ साइकिल हुक होता है। तो जब उसका इनिशियलाइजेशन होता है तब एनजी आफ्टर व्यू इनिट यूज करते हैं। जब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो एनजी आफ्टर व्यू चेक्ड यूज करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है एनजी ऑन डिस्ट्रॉय। जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे पहले, मीन्स डिस्ट्रॉय होने से पहले, ये लाइफ साइकिल हुक कॉल होता है और इसमें सर्टेन थिंग कर सकते हैं। तो जो मेथड है हमारे कंपोनेंट के अंदर, उसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद एनजी ऑन चेंजेस कॉल होता है, ऑन इनिट, एनजी डू चेक, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट, एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड, एनजी आफ्टर व्यू इनिट, एनजी आफ्टर व्यू चेक्ड एंड एनजी ऑन डिस्ट्रॉय। ये मेथड हम लोग को यूज करने से पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब हम उसे यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको कंपोनेंट लाइफ साइकिल हुक के बारे में डिटेल में समझ में आया।